हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं ये हम इंडस वैली के बाद जो दूसरा टॉपिक हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिर प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, वो है द वैदिक एज, जिसको हम वैदिक युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपकी थी, उस सिविलाइजेशन के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन या सभ्यता भारत में हुई, हिंदुस्तान में हुई, वो थी आपकी वैदिक एज या फिर वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन ने और भी कई सारी चीजें हिंदुस्तान में करी जिनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। हालांकि इंडस वैली की भी कई सारी चीजें हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज यूज में रखी हैं, वैसे ही हमने वैदिक एज की भी कई सारी चीजें एज इट इज रखी हैं। ठीक है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो अगर आप देखें तो मेनली आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट के हिस्सों में, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। जैसे कि हमने देखा भी था कि जो हड़प्पा सबसे पहला शहर मिला 1921 में, फिर आपका मोहनजोदारो जो दूसरा शहर मिला 1922 में, ये दोनों ही आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, जो आपका हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में पड़ता है, जो आपका मोहनजोदारो है वो आपका पाकिस्तान के सिंध स्टेट में पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि मोस्टली और मेनली ये जो इंडस वैली थी ये आपकी नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में ही थी। वहीं पे जब इंडस वैली के बाद दूसरी सभ्यता जिसको हम वैदिक के नाम से जानते हैं, वैदिक युग आया, तो ये भी आपका शुरुआत में नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में ही थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये आगे भी फैलती चली गई और जो हिंदुस्तान के या भारत के जो दूसरे भाग थे, दूसरे पार्ट्स थे, वहां पे भी सिविलाइजेशन का गठन हुआ, स्टार्टिंग। ठीक है, इसीलिए वैदिक एज और सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये दोनों वो टॉपिक्स हैं जहां से जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, वहां की शुरुआत हुई। ठीक है, इंडस वैली के बाद वैदिक, इंडस वैली मेनली नॉर्थ वेस्ट में थी, वैदिक हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में भी फैलती चली गई। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, ताकि आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हो सकता है आपको जो प्रश्न आपसे एग्जाम में या परीक्षा में पूछा जाए वो रिस्पेक्टिवली हो, जैसे इंडस वैली के बारे में पूछ लिया जाए या वैदिक के बारे में पूछ लिया जाए, अलग अलग तरीके से। लेकिन कई बार जब एग्जाम को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होता है या थोड़ा सा मुश्किल बनाना होता है, तो क्या होता है कि एग्जामिनर कई तरह की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडस और वैदिक कई मामलों में एक साथ पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सभ्यताएं थी, दोनों की आप कह सकते हैं शुरुआत ही एक जगह से हुई और उसके बाद धीरे धीरे फैलती चली गई। वहीं पे एक मैं आपको छोटा सा लिंक प्रोवाइड करता हूं जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो इंडस वैली थी और जो वैदिक है इसको साथ में क्यों पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, कल जब हमने बात की थी इंडस वैली के बारे में, सिंधु घाटी के बारे में, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो उसका पतन हुआ, जो उसका डिक्लाइन हुआ, वो लगभग 1900 बीसी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ। आज तक भी, इतने सालों के बाद भी, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यही मेन कारण था जिसकी वजह से इंडस वैली जैसी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। हमने कई सारे कारण आपस में बनाए, जैसे कि हो सकता है इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई हो,
जैसे कि हो सकता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या फिर पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया, या फिर हो सकता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहे हो। लेकिन उसी में अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे, उसमें एक चीज थी, भारी आक्रमण, या फिर आप एक्सटर्नल एग्रेशन भी उसे कह सकते हैं, कि हो सकता है किसी ने बाहर से हमला किया इंडस वैली के शहरों में, इंडस वैली के इलाकों में, और इंडस वैली को समाप्त कर दिया। तो जब हम कभी भी इस पॉसिबिलिटी को निखारने की कोशिश करते हैं, या फिर हम इस पॉलिटी के पीछे जाते हैं, तो जो हमारी मेन कह सकते हैं एक चीज निकल के आती है, वो निकल के आती है कि जिन्होंने वैदिक एज की शुरुआत की थी, यही वो कारण थे जिन्होंने हमला कर दिया इंडस वैली पे। और ऐसा कैसे हम कह सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ये मैंने आपको छोटा सा लिंक दिया है कि क्यों ये दोनों लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप प्राचीन भारत या फिर आप एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहां पे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हम यहां पे शुरुआत करेंगे वैदिक एज से, या फिर कहें वैदिक युग से, कि इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। उसके पश्चात हम देखेंगे वर्ण सिस्टम इन द वैदिक एज, कि वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी तथा इसका मतलब क्या है। फिर हम ऋग्वेद के मंडल्स को देखेंगे और ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे समवेद को, कि सामवेद क्या होता है आपका। ठीक है, फिर हम देखेंगे यजुर्वेद को, कि यजुर्वेद क्या होते हैं आपके। फिर हम देखेंगे अथर्ववेद को, कि अथर्ववेद क्या होता है आपका। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम यहां पे कवर अप करेंगे वैदिक एज में, और ये वो जगहें हैं जहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम से। तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आप बस इस लेक्चर को सिर्फ देखें ना, बल्कि जो यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा चीजों के बारे में, आप अच्छे से चीजों को नहीं समझेंगे, तो आप एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्रिकी आ गया, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस थिंग, what you are required to do, you are just required to listen the topics carefully in order to understanding the facts and figures. आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित करना है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। जो भी हम यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में कह सकते हैं डिस्कशन करेंगे, वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, तभी जाके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और अगर क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, अगर वो ट्रिकी है तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले डिस्क्लेमर से, जो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अस्वीकरण। The images used in our deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images we had used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज जो हम यहां करने जा रहे हैं वो है कि हम वैदिक एज का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले तो ये पता हो ना कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जब तक हमें यही क्लियर नहीं है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ध्यान एकत्रित करेंगे, वी विल कंसंट्रेट हियर। ये समझना बहुत जरूरी है। सो वी कैन से
that ancient India broadly divided into the two periods. प्राचीन भारत को मोटे तौर पे दो कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक काल, जिसको हम ऋग्वेदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज विच, देन रिमेंबर द आंसर शुड बी ऋग्वेदिक पीरियड। क्वेश्चन आए कि प्रारंभिक वैदिक काल किस और नाम से भी जाना जाता है, तो ऋग्वेदिक काल उसका उत्तर होगा। ठीक है। और दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं टाइम पीरियड की। जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था वो आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। वहीं पे आपका जो लेटर वैदिक पीरियड था वो आपका 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में था, यानी आप कह सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्रिकी कर रहा है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा भी हार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आमतौर पे आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चंस यहां से पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम इन पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो हमारा एग्जाम है वो इतना हार्ड कैसे आ सकता है, ये है वो है। कई इस तरह के थॉट्स, इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, एक जो आपका यहाँ पे एक अजम्पशन है, एक भ्रम है, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका एग्जामिनर इसीलिए बैठा है कि वो क्वेश्चन पेपर को कितना ज्यादा टफ बना सकता है। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ में, इस अप्रोच के साथ में तैयारी करते हैं, इस मानसिकता के साथ, तब आप मान के चलिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से ही मान के बैठे हैं कि पेपर टफ आएगा, तो आप हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको लगता है कि एग्जामिनर तो क्वेश्चन टफ नहीं बनाएगा, वो बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, ऐसे तरह के अगर आप अपने आप को एक कहानी सुनाते रहोगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठोगे और अगर गलती से क्वेश्चन पेपर हल्का सा भी टफ आ गया, तो याद रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा वहां पे फिर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो आपकी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है। तो हमें जब भी पढ़ना है, इस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि एग्जामिनर जो है वो कैसा बनाएगा। हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि एग्जामिनर हमेशा पेपर टफ ही बनाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो आपका टॉपिक है ना वैदिक एज का, दैट टॉपिक, ये रिवॉल्व करता है, घूमता है आसपास किसके? आर्यंस के। हम ये मानते हैं कि जो आर्यंस थे, ये ही कहीं ना कहीं कारण थे वैदिक एज की शुरुआत के, या फिर यूं कहें कि इन्होंने ही वैदिक एज की शुरुआत की थी। ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि जो आर्यंस थे, इन्होंने वैदिक एज की शुरुआत की। अब आर्यंस आए कहां से, ये एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने। और इसको समझने के लिए हमने कई तरह की चीजों का अध्ययन किया, कई सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, और हमने उन थ्योरीज को समझने की कोशिश करी कि क्या वाकई वो जो थ्योरीज हैं, वो जो बोलती हैं आर्यंस के बारे में, वो सच है या नहीं। आर्यंस आए कहां से थे, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो वैदिक एज है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज कि वैदिक एज का एक बहुत ही ग्रेट इन्फ्लुएंस आज भी भारत में देखने को मिलता है। तो एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जो इतने सालों से भारत पे अपना इन्फ्लुएंस बनाई हुई है, उसको बनाने वाले लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्यों आए थे, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। तो यदि अगर हम बात करें आर्यंस कहां से आए थे, तो इसमें जो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है, वो हमें मैक्स मुलर की देखने को मिलती है।
ठीक है, मैक्स मिलर की देखने को मिलती है। मैक्स मिलर के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति, कि वो आए कहां से, ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जब अंग्रेजों का शासन हिंदुस्तान में था, भारत में वो लोग थे, उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें की, कई सारे ऐसी टेक्निक्स अपनाई जिसके थ्रू वो ये जान सकें कि भारत का इतिहास क्या था। जैसे कि हमने देखा कि 1784 वो साल था जब सर आप कह सकते हैं विलियम जेम्स ने एक शुरुआत की, एक चीज की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। उन्होंने सोचा कि इसके थ्रू हम बंगाल की हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन वहां पे था, किस किसने राज किया, क्या क्या उसकी कह सकते हैं चीजें थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि बढ़ते वक्त के साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जो अंग्रेजों ने ही स्थापित की थी, जिसका नाम था ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी सर्वे के जो DG थे, डायरेक्टर जनरल थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था आपका सर जेम्स मार्शल सर। और इन्होंने क्या करा, 1921 में हड़प्पा को जब इन्होंने खोजा, जॉन मार्शल ने, इन्होंने एक 5000 साल पुरानी सभ्यता हमारे सामने लाके रख दी, जो कि हिंदुस्तान में ही उत्पत्तित हुई थी, ओरिजिनेटेड हुई थी, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ठीक वैसे ही बाकी और भी कई अंग्रेज अफसर थे, अंग्रेज हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार, जिन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, इंडिया की हिस्ट्री पे बहुत समय बिताया। ठीक है, और समझने की कोशिश करी कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो शुरू कहां से हुई, और अगर इंडिया की हिस्ट्री में कोई चीज थी तो फिर वो चीज आई कैसे। ठीक है, तो वैदिक एज क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में था, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको बनाया किसने, इसके बारे में आर्यंस निकल के आए, और आर्यंस कहां से आए इसके बारे में मैक्स मुलर ने एक थ्योरी थी। तो मैक्स मुलर की थ्योरी क्या थी, आइए पहले इनको जानते हैं। कि मैक्स मुलर एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे 19th सेंचुरी के, 19वीं सदी के। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, कि जो आर्यन प्रवास सिद्धांत था, यानी माइग्रेशन वर्ड का इन्होंने इस्तेमाल कर दिया यहां पे। तो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन से हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए जब कोई इंसान या फिर कोई आप कह सकते हैं कबीला एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था माइग्रेशन, तो इसका मतलब क्या था कि आर्यंस भारत में उत्पादित नहीं हुए थे, वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए थे, वो कहीं से आए थे, वो बाहर से कहीं से हिंदुस्तान में आए थे। इन्होंने ये बोल दिया कि आर्यंस जो थे वो हिंदुस्तान के नहीं थे, बल्कि वो बाहर से कहीं से आए थे। ठीक है, अगर वो बाहर से आए थे तो कहां से आए थे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बोला कि जो आर्यंस थे वो नोमैडिक इंडो यूरोपियन ग्रुप था, जो कि आपका सेंट्रल एशिया में था। इनके अकॉर्डिंग मध्य एशिया से आया एक ग्रुप था, जो क्या था, इंडो यूरोपीय समूह था, और वो लोग खानाबदोश थे। खानाबदोश और नोमैडिक से आप क्या समझते हैं? अगर आपने 1970s 1980s की बॉलीवुड मूवीज देखी हो तो आपको याद होगा कि वहां पे हमें एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते थे, बंजारा, है ना? तो बंजारे कौन होते थे? बंजारे बेसिकली कबीला होता था लोगों का, जो एक जगह नहीं टिकते थे, बल्कि वो जगह जगह मूव करते रहते थे, चलते रहते थे। ठीक है, और जब भी वो किसी शहर में पहुंचते या किसी गांव के पास से निकलते, तो कई तरह की गतिविधियां करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जैसे सर्कस दिखाना, जादूगरी दिखाना, या कुछ भी ऐसा जिससे वो पैसे कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो खानाबदोश भी वैसा ही कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? कि इनके पास जानवर होते हैं, ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। ये जब भी कहीं पहुंचते हैं, अच्छी जगह पे रुकते हैं वहां पे 1-2 साल तक। ठीक है, वहां अपने जानवर चराते हैं, ग्रेज करवाते हैं उनको, और फिर धीरे धीरे वहां पे आप कह सकते हैं कि और भी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहां से भी चले जाते हैं। तो हम ये मानते हैं मैक्स मिलर के अकॉर्डिंग कि जो आर्यंस थे, ये इंडो यूरोपियन ग्रुप था, जो कि खानाबदोशों की तरह रहता था, नोमैडिक्स की तरह रहता था। और ये ग्रुप जब इंडिया में आया, तो ये किस तरफ से आया? ये मध्य एशिया से आया या सेंट्रल इंडिया से आया। ठीक है,
और ये जब आए, आर्यंस माइग्रेटेड इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, तो ये लगभग 1500 बीसीई के आसपास आए, 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए। ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें, अगर आप भारत का आप कह सकते हैं मैप देखें, आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो आपका उत्तरी भाग है, नदन पार्ट है, वो बेसिकली कनेक्टेड है लैंड से, और जो सदर्न या दक्षिण पार्ट है वो समंदर से कनेक्टेड है। तो ये लोग नोमैडिक्स थे, तो उनके पास जरूरी नहीं है कि नाव हो, साधन हो, तो ये लोग चल के आए, और यदि ये चल के आ रहे हैं तो ये कहां से आएंगे? ये नॉर्थ से होते हुए आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स में आए, वहां पे जहां पे कभी सिंधु घाटी हुआ करती थी। ठीक है, और जब ये लोग वहां पे बसे, धीरे धीरे ये दक्षिण की तरफ भी जाने लगे, साउथ में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसके पश्चात सेंट्रल एशियन होमलैंड, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैक्स मिलर ने, और ज्यादा। इन्होंने जब पहले बात की कि आर्यंस जो थे वो बाहर से आए थे, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि देखो वो लोग नोमैडिक्स थे, खानाबदोश थे, वो लोग इंडो यूरोपियन ग्रुप था, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आ गया। ठीक है, लेकिन इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, आगे समझाने के लिए इन्होंने बोला कि हो सकता है कि जो कैस्पियन सी है और जो स्टेपीज पड़ता है आपका, स्टेपीज आप कह सकते हैं कि ये लगभग आपका एक ग्रास लैंड है। ठीक है, जो आज के दिन के यूक्रेन और सदर्न रशिया में पड़ता है। ठीक है, ये लोग वहां पे रहते थे और वहां से ये लोग इंडिया में आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1500 बीसी के आसपास ये इंडिया में आए थे। ठीक, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स की तरफ से होते हुए आए, क्योंकि चल के आ रहे हैं तो नॉर्थ से ही होके आएंगे। और धीरे धीरे जब इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स को क्रॉस कर लिया, तब ये लोग फर्टाइल लैंड्स की तरफ बढ़ने स्टार्ट हुए, पंजाब के और गैंगेटिक प्लेन्स के। ठीक है, अगर हम बात करें इंडस वैली की, तो मैंने आपको बोला था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनका एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग था, कृषि बहुत अच्छी थी उनकी। कारण क्या था कि भैया उनके पास उपजाऊ जमीन थी, फर्टाइल लैंड था, जिसपे वो लोग खेती करते थे। ठीक है, तो जब नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन से आपके आर्यंस अंदर आने स्टार्ट हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी जगह से आ रहे थे जहां पे इंडस वैली हुआ करती थी। ठीक है, तब जब उन्होंने नॉर्थ वेस्ट से अंदर एंट्री ली, तब उन्हें भी वो उपजाऊ जमीन दिखनी स्टार्ट हुई, जो कि किसको दिखती थी? इंडस वैली के लोगों को। और धीरे धीरे आर्यंस ने भी वहां पे अपना डेरा जमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो इलाके थे आज के पंजाब के और गंगा के मैदानों के, यानी आपका हरियाणा साइड आप कह सकते हैं, दिल्ली साइड है, उत्तर प्रदेश वगैरह, ये सब आपके गैंगेटिक प्लेन्स में इंक्लूड होते हैं वहां पे। ठीक है, ये इनकी थ्योरी थी। अब ये तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा हुआ था, आप सपोर्ट कैसे करोगे? आपको कोई साक्ष्य एविडेंस तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला? लिंग्विस्टिक एविडेंस। ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं ये बोल सकता हूं कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, क्योंकि अगर आप भाषाओं को देखेंगे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को, तो अब भी आपको यहां पे कई सारी समानताएं या सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ कई सारी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स उस समय हुई थी, इन्होंने उसका भी हवाला देना स्टार्ट कर दिया कि देखो ये भी मेरी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि जो आर्यंस थे वो वहीं से आए थे। और इसमें सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं एक सपोर्टर था, वो था बोग हस्की इंस्क्रिप्शन। आप कभी सर्च कीजिएगा गूगल पे, बोग हस्की इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो आपका आज के दिन टर्की में पड़ता है, जो तुर्की आपका देश है वहां पे पड़ता है। ठीक है, वहां पे जो हमारे वैदिक एज के भगवान हैं, जैसे इंद्र, अगस्त्य, ठीक है, आपका अग्नि हो गया, ये जो भगवान हैं इनका वहां पे मेंशन मिलता है। ठीक है, तो जब इनका मेंशन वहां मिला, तो मैक्स मुलर ने बोला कि देखो वहां पे भी ये भगवान थे और यहाँ पे भी वैदिक एज में लोग इनकी पूजा करते थे। तो इसका मतलब है कि जो वैदिक एज के लोग थे, आर्यंस जो यहाँ पे थे, वो बिल्कुल सेम थे उनके जो कि टर्की में थे।
यानी ये लोग टर्की की साइड से होते होते ही भारत में आए थे। ठीक है, ये इन्होंने सपोर्टिंग के लिए दे दिया। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी आई वो थी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी और इंडिजीनियस आर्यन थ्योरी। आउट ऑफ इंडिया एंड स्वदेशी आर्यन सिद्धांत। ठीक है, इस थ्योरी ने क्या बोला, इस थ्योरी ने मैक्स मुलर की जो इक्वेशन थी कि वो लोग बाहर से आए थे उसको रिवर्स कर दिया। और कैसे? इन्होंने बोला कि जो आर्यंस थे वो बाहर से नहीं थे बल्कि वो इंडिजीनियस थे, यानी कि वो लोग मूल निवासी थे भारत के और वो कहीं से बाहर से होके नहीं आए थे। ठीक है, ये किसकी थ्योरी थी? इंडिजीनियस आर्यन थ्योरी थी, स्वदेशी आर्यन सिद्धांत। इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिया, इन्होंने क्या सबूत दिया इस चीज को? इन्होंने बोला कि जो वैदिक कल्चर है, ठीक है, और जो वैदिक लैंग्वेज थी वो धीरे धीरे इंडिया में ही, भारत के अंदर ही विकसित हुई और इसका हमें कई जगह सांस्कृतिक निरंतरता और आनुवंशिक विविधता के प्रमाणों से मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कल्चरल कॉन्टिन्यूटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी से मिलता है कि अगर हम इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करना स्टार्ट कर दें तो हमें समझ में आएगा कि ये दोनों पॉइंट्स उन पॉइंट से कनेक्ट करते हैं जो आर्यंस फॉलो करते थे। तो अगर इसके थ्रू हम जाएं, अगर हम इसको मद्देनजर रखें तो इसका मतलब था कि आर्यंस तो कहीं बाहर से आए नहीं, वो तो यहीं के लोग थे। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी थी। लेकिन इस थ्योरी की आलोचना किस बेस पे हुई, क्रिटिसिज्म किस बेस पे हुआ? जो इस थ्योरी की आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि ये ढंग से नहीं बता सकती कि लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कैसे हमें मिल सकते हैं जो ये कहें कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं और जो कल्चर भारत से बाहर हमें तुर्की में मिला उनमें समानताएं हैं और कैसे हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो आपका एशिया माइनर में इंस्क्रिप्शंस हैं वहां पे कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, सोम और नत्स्य जैसे गॉड्स का वहां पे, भगवानों का वहां पे मेंशन है और उसी को हमने वैदिक एज में मेंशन किया हुआ है। तो यानी ये तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। वहीं पे जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें भी कई सारी सिमिलरिटीज हैं और यही दो चीज मिलकर सपोर्ट करती थी किसकी थ्योरी को? मैक्स मुलर की थ्योरी को। लेकिन यदि हम ये माने कि जो आर्यंस थे वो बाहर से नहीं आए, वो इंडिजीनियस ही थे, वो यहीं के लोग थे, तो फिर हम कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को एट जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी कंसीडर कर लेते हैं एक बार के लिए कि चलो ये भी हमने मान लिया कि ये दोनों चीजें ये दर्शाती हैं कि आर्यंस यहीं के थे। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें तुर्की में मिला और जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में सिमिलरिटीज मिलती हैं, अगर हम उसको कंसीडर करें तो ये थ्योरी हमें ये नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों हुआ कि जब आर्यंस कहीं बाहर से नहीं थे, वो यहीं के थे, तो उनके भगवानों के नाम टर्की में मेंशन कैसे मिले? अगर जो उनकी लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो यहीं पे उत्पन्न हुई, यहीं पे ओरिजिनेट हुई, तो उसकी सिमिलरिटी इंडो यूरोपियन से कैसे मिलती है? ये चीज, ये थ्योरी नहीं समझा सकती, इसीलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था, इस थ्योरी को मानने से मना कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी थ्योरी जो इनके ओरिजिन के बारे में हमें दी गई वैदिक एज की, वो थी आपकी एंटोलियन होमलैंड थ्योरी, अनातोलियन मातृभूमि सिद्धांत। अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ कि आपके एक विद्वान थे जिनका नाम था कॉलिन रेनफ्रो। कॉलिन रेनफ्रो ये एक स्कॉलर थे और इन्होंने ये थ्योरी दी कि जो आज के दिन अनाटोलियन है, जो कि आपका पड़ता है आज के आधुनिक तुर्की में, ठीक है, वो मातृभूमि थी, वो होमलैंड था किनका? प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का, जिसमें इंडो आर्यन भाषाओं के पूर्वज शामिल हैं। यानी जो इंडो यूरोपियन फैमिलीज, लैंग्वेज फैमिलीज हैं बेसिकली, जिसका मैक्स मुलर ने हवाला दिया था, वो पैदा कैसे हुई, वो लैंग्वेज आई कैसे अस्तित्व में, तो इसका आप कह सकते हैं कि विवरण देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कॉलिन रेनफ्रू ने बोल दिया कि एक जगह थी एंटोलियन नाम से, जो कि आज के टर्की में पड़ती है, और ये वो जगह है जहां पे पूर्वज रहते थे उन लोगों के जिन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का गठन किया।
ठीक है, यानी दे वर दी एंसेस्टर्स ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। ठीक, इनके अकॉर्डिंग माइग्रेशन की अगर हम बात करें कि इन्होंने भी माइग्रेशन को सपोर्ट किया, ठीक है, कि हाँ जो आपके आर्यंस थे वो इंडिया से नहीं थे, वो बाहर से ही थे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, द इंडो यूरोपियन स्पीकर्स माइग्रेटेड फ्रॉम एनाटोलिया इनटू द यूरोप एंड साउथ एशिया। ठीक है, यानी वो लोग जो कि इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे, उन लोगों ने अनातोलिया से सफर शुरू किया और यहां से सफर करते करते वो यूरोप में दाखिल हो गए और दक्षिण एशिया में दाखिल हो गए, माइग्रेट हो गए। और जब ये वहां पे पहुंचे, क्योंकि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, तो वहां की लोकल लैंग्वेज के साथ मिलके इन्होंने कई सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ब्रांचेस पैदा कर दी, या कई सारी विभिन्न इंडो यूरोपीय भाषा शाखाओं को जन्म दे दिया। ठीक है, और इसी तरीके से जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी जो आर्यंस के उसमें हमें मिलती है, वो विकसित हुई, और इसीलिए हमें जो लैंग्वेज वैदिक एज में हिंदुस्तान में मिली या भारत में मिली, वही लैंग्वेज हमें पोघसकोई में देखने को मिलती है। ठीक है, ये इनकी थ्योरी थी, यानी इन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश करी, लेकिन इसको भी आर्ग्यू कर दिया गया। ठीक है, इसको भी बाद में हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे बेस्ड थी। ठीक है, जो कि मूवमेंट्स को दर्शाता है लोगों के और भाषाओं के अक्रॉस द रीजन्स। ठीक है, और माफ कीजिएगा, ये आर्गुमेंट नहीं था बल्कि एक तर्क था, सॉरी ये क्रिटिसिज्म नहीं था बल्कि तर्क था, एविडेंस था। इन्होंने बोला कि अगर हम इसके थ्रू जाएं तो देखिए, पहली चीज तो लैंग्वेज सिमिलरिटी, जो क्वेश्चन था मैक्स मुलर का कि लैंग्वेज सिमिलरिटी कैसे हो सकती है, वो हमें समझ में आ गया। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिल ही चुका है, बोघसकोई, यानी ये दोनों चीजें वहां पे कैसे पहुंची और ये दोनों चीजें वैदिक एज से मेल कैसे खाती हैं, ये हमें तब समझ में आता अगर हम एंटोलियन होमलैंड थ्योरी को समझने की कोशिश करें कि वो लोग एंटोलिया में रहते थे, वहां से वो लोग गए यूरोप में और साउथ एशिया में, वहां पे लोकल लैंग्वेज के साथ मिलके उन्होंने कई सारी लैंग्वेज इजाद करी, और इसीलिए हमें लैंग्वेजेस के बीच में सिमिलरिटीज देखने को मिलती है और कल्चरल सिमिलरिटीज मिलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम आगे बढ़े, फिर हमारी थ्योरी आती है स्टेपी होमलैंड थ्योरी। स्टेपी होमलैंड थ्योरी, ये थ्योरी क्या थी? सपोर्टेड बाय रिसेंट जेनेटिक एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, यानी इस थ्योरी का हमने हाल ही के आनुवांशिक और पुरातत्विक अध्ययनों द्वारा समर्थित एक सिद्धांत बनाया। ठीक है, और हमने बोला कि जो स्टेपीज है, जो कि आपका यूरेशियन ग्रासलैंड है, यूरेशियन आप समझते हैं क्या होता है? यूरोप और एशिया को मिला के बनता है यूरेशियन। तो ये जो ग्रासलैंड है, ये जो घास के मैदान है, ये आपके यूरोप और एशिया दोनों में ही मिलते हैं, इसलिए हम इसे कंबाइनली यूरेशियन बोल देते हैं। इन्होंने बोल दिया कि जो घास के मैदान है, ये ही होमलैंड थे, मातृभूमि थी प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिलीज की, यानी जो लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं उनके पूर्वजों का घर यही था। ठीक है, और ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज को भी इंक्लूड करती है। ठीक, अब अगर हम इनके माइग्रेशन के अकॉर्डिंग जाए, तो इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडो यूरोपियन स्पीकर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेपी रीजन्स इनटू द यूरोप एंड साउथ एशिया इन मल्टीपल वेज। यानी ऐसा नहीं था कि अगर मान लीजिए 10,000 लोग यूरोपियन प्लेन्स में रहते थे, स्टेपीज में रहते थे, तो 10 के 10,000 एक साथ ही चले गए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो लोग एक के बाद एक लहरों में गए। यानी 10,000 में से पहले कुल 1,000 लोग गए, फिर 500 और चले गए, फिर 2,000 लोग और चले गए, फिर 3,000 लोग और चले गए। यानी आप देखिए कि एक लहर आ रही है, पहले 1,000 लोगों की आई, फिर 500 की आई, फिर 2,000 लोगों की आई, फिर 3,000 लोगों की आई। ऐसे करते करते वो मल्टीपल वेव्स में वहां से दूसरी जगह गए, यूरोप में और साउथ एशिया में। ठीक है, और जब वो लोग गए तो वो अपनी भाषा, लैंग्वेज और अपना कल्चर, संस्कृति भी अपने साथ लेके गए। ठीक है, अगर हम इसके एविडेंसेस की बात करें, तो जो हमें जेनेटिक स्टडीज हमने की,
जो हमें एक प्राचीन डीएनए मिला, एंशिएंट डीएनए मिला, ठीक है, और कई सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली स्टेपीज कल्चर्स की, वो ये बोलती हैं कि जो आपके स्टेपीज पैटोलिस्ट थे, जो आपके स्टेपीज के चरवाहे थे या खानाबदोश थे, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को और कल्चर्स को जगह जगह फैला रहे थे। किसके थ्रू? माइग्रेशन और कल्चरल इंटरेक्शन के थ्रू। और इन्हीं में से कुछ वो लोग थे जो कि भारत की तरफ आए और जिन्होंने शुरुआत की किसकी? वैदिक एज की। यानी कुल मिला के बात वही कि जो आर्यंस थे वो बाहर से आए थे और वो ये ही लोग थे जो कि उस समय इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और कल्चर को फैला रहे थे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें अर्ली वैदिक रिवर्स की, मैंने आपको बताया ना कि जब वैदिक लोग भारत में आए, जब आर्यंस भारत में आए, तो वो शुरुआत में नॉर्थ वेस्ट के उसी हिस्से तक सीमित थे जिस हिस्से तक कभी इंडस वैली हुआ करती थी। उसके पश्चात वो धीरे धीरे और इलाकों में गए, लेकिन स्टार्टिंग में उनका घर वही था, वो वहीं पे थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट की, भूगोलिक संबंध की, तो हम कह सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट हैं, जो प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें कई नदियों का उल्लेख है या मेंशन हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि ये ग्रंथ आर्यंस ने लिखे थे, यानी हम कह सकते हैं कि जो आर्यंस थे उनको इन नदियों के बारे में पता था। और ये कौन सी नदी थी? ये नदी थी आपकी इंडस, जिसको हम सिंधु नाम से भी जानते हैं, झेलम, जिसको हम वित्ससा के नाम से भी जानते हैं, चेनाब, जिसको हम असीकनी के नाम से भी जानते हैं, रावी, जिसको हम परुशनी के नाम से भी जानते हैं, बेयास, जिसको हम विपाशा के नाम से भी जानते हैं, एंड सतलुज, जिसको हम चुचुंदरी के नाम से भी जानते हैं, और गंगा, जिसको हम गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो आपकी गंगा थी वो ईस्टर्न मोस्ट रिवर थी जो कि मेंशन की गई थी लेटर वैदिक टेक्स्ट में। ठीक है, आप यहां पे भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं, यहां पे एक पिक्चर आपको शो की गई है। ठीक है, यानी वो मानते थे कि जो गंगा है वो सबसे ज्यादा पूर्वी नदी है, यानी गंगा के आगे के इलाकों के बारे में उनको पता नहीं था। ये हमें यहां से समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि जो आर्यंस थे वो बाहर से आए थे, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि वो लोग बाहर से क्यों आए थे? कोई तो कारण रहा होगा कि वो अपने घर छोड़ के यहां पे आए। तो अगर हम इन रीजंस को समझने की कोशिश करें तो देखिए, यहां पे एक वर्ड है माइग्रेशन। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं माइग्रेशन की या प्रवास की, तो इसके दो चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं? पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। यानी एक इंसान एक जगह से क्यों जा रहा है? पुश फैक्टर्स। वो उस जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहा है? पुल फैक्टर्स। ठीक है, यानी मान लीजिए दो जगह है ए और बी। अगर कोई इंसान बी को छोड़ रहा है तो वो आएंगे पुश फैक्टर्स में। क्यों वो दबाव में आके बी को छोड़ रहा है। अगर वो बी को छोड़ने के बाद ए की तरफ जा रहा है तो वो आएगा पुल फैक्टर्स में, क्योंकि वो ए की तरफ क्यों जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम बात करें पुश फैक्टर्स की, तो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि आर्यंस ने माइग्रेट किया। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, या जिस जगह वो रहते थे वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज थी, जो सुविधाएं थी, वो कम होने लग गई। या फिर हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसी लड़ाइयां, कुछ ऐसी जंग चल रही थी जिसकी वजह से आर्यंस को लगा कि यहाँ पे रहना सही नहीं है और वो अपना घर बार छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। ठीक है, तो ये हो सकते हैं पुश फैक्टर्स कि क्यों उन्होंने अपना घर परिवार वहां पे छोड़ा और वो वहां से छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। इसके बाद दूसरी चीज जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि क्यों वो भारत की तरफ आए, इंडो यूरोपियन प्लेन से वो भारत की तरफ क्यों आए, क्या कारण थे, अब वो समझते हैं। तो देखिए, पहला, इंडियाज फर्टाइल है, कि भारत की जो भूमि है वो काफी उपजाऊ है, जिसकी वजह से उन्हें खेती बाड़ी करने में आसानी होती। ठीक है, इसलिए आए। या फिर भारत में संसाधनों का, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, अबेंडेंट थी, काफी बड़ी मात्रा में थी, तो उनको रिसोर्सेज के लिए भी झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, फेवरेबल क्लाइमेट था,
यानी जो यहाँ की जलवायु थी वो अच्छी थी, जिसकी वजह से जो आर्यंस थे उन्होंने ये फैसला किया कि वो यहीं पे रुकेंगे और यहीं पे बस जाएंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ पुश एंड पुल फैक्टर्स जिसकी वजह से हम मानते हैं कि आर्यंस यहाँ पे है। अगर हम बात करें अब सेटलमेंट ऑफ आर्यंस की, कि आर्यंस के क्या क्या सेटलमेंट्स थे, कैसे कैसे वो बसे, तो देखिए अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें, तो शुरुआत में वो सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ही थे। शुरुआत में वो सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ही थे, जैसा कि हमने देखा कि वो ये मानते थे कि गंगा सबसे पूर्वी नदी है और इसके पार कुछ है ही नहीं। ठीक है, यानी उनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का पता था, सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बारे में वो लोग नहीं जानते थे अपने शुरुआती दिनों में। ठीक है, तो जब वो शुरुआत में आए तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर और उसके आसपास की नदियों के इलाकों में ही बसे थे, जिसको हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो लोग वहीं पे थे। और यदि हम बात करें सेंटर्स क्या क्या थे उनके, किन किन इलाकों में वो बस्ती के केंद्र बसा चुके थे, तो अगर हम उनके इलाकों को देखने की कोशिश करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको ये मेन एरियाज मिलेंगे कहाँ के, आज के दिन के पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के। ठीक है, यानी ये वो इलाके थे जहां पे आर्यंस अपने शुरुआती दिनों में बस गए थे। ठीक है, वहीं पे हम बात करें कि उनकी राजनीतिक जीवन कैसा था, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी आर्यंस की, यदि हम इसकी बात करना शुरू करें, तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो राजनीतिक संगठन था, वो आप कह सकते हैं कि आर्य समाज जनजातीय प्रमुखों यानी ट्राइबल चीफडम्स, जिनको हम लोग कह सकते हैं राजा, ठीक है, सॉरी ट्राइबल चीफ जिनको हम राजा कहते हैं, जनजातीय प्रमुख में संगठित था। ठीक है, और उनका जो इलाके थे उसको वो लोग जनपद कहते थे। जनपद तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को जनपद कहते हैं हम कई बार। ठीक है, वो था। और उनकी दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, सभा और समिति। क्या थी? सभा और समिति। यदि हम बात करें सभा की, तो सभा जितने भी जनजाति के बुजुर्ग थे और प्रमुख सदस्य थे, उनकी एक मीटिंग थी, एक सभा थी। ठीक है, जो कि कई बार फैसले लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए और शासन करने के लिए जिम्मेदार थी। यानी हम कह सकते हैं कि द सभा वॉज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द ट्राइब एंड दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द नॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, वही हम बात करें समिति की, तो समिति एक बड़ी असेंबली थी। ठीक है, उसमें पूरा कबीला आता था सबका। ठीक, और ये सबसे बड़े डिसीजंस को लेते थे और डिबेट करते थे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से। यानी किसी भी फैसले को लेने से पहले वोटिंग होती थी, चुनाव होते थे और तभी उस फैसले को लिया जाता था। तो ये थी इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सभा जो थी वो छोटी थी, क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्राइब के बड़े बुजुर्ग और प्रमुख लोग, प्रोमिनेंट मेंबर्स ही उसमें आ सकते थे। लेकिन समिति जब भी होती थी तो उसमें ये पूरी की पूरी ट्राइब को ही इंक्लूड करते थे। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़े लोग ही आएंगे। वही हम बात करें आर्थिक जीवन कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी आर्यंस की, तो देखिए कृषि जो थी इनका सबसे, एग्रीकल्चर मेन चीज थी। ठीक है, वो कई सारी फसलें उगाते थे, जैसे कि आपका हो गया बार्ले, ठीक है, आपका वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, कई तरह की सब्जियां होगी, वेजिटेबल्स हो गए। इसी के साथ साथ वो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री भी किया करते थे। ठीक है, जैसे कि वो लोग मवेशी पालते थे, कैटल्स, उसमें ज्यादातर वो गायों को पालते थे। ठीक है, और इनके पास जो गाय थी, उन्होंने स्टार्टिंग से ही उनको इकोनॉमिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस में रखना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो दूध की या फिर दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। ठीक है, और जो ड्रॉट एनिमल्स थे, यानी जो दूध नहीं देते थे लेकिन जो सामान ढोते थे, उनकी भी ये काफी वैल्यू करते थे। क्यों? क्योंकि आर्यंस जो थे वो खानाबदोश थे एक तरह से। ठीक है, नोमैडिक थे, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था।
तो दूध से और उसके बने सामानों से इनके खाने पीने का इंतजाम होता था, और जो सामान ढोने वाले जानवर थे वो बेसिकली इनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते थे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। ठीक है, वही हम बात करें क्राफ्ट्स एंड ट्रेड की, तो ये लोग कई तरह के क्राफ्ट्स में इंक्लूड थे, जैसे कि पॉटरी बनाने में, मेटल वर्क में, कटाई बुनाई में और बैड मेकिंग में। ठीक है, और ये साथ के साथ अपने आसपास की ट्राइब्स में और रीजन्स में भी ट्रेड करते थे उन गुड्स के लिए, उन सामानों के लिए जो इनके पास आमतौर पे नहीं होते थे। ठीक है, रिलीजियस लाइफ की बात करें तो देखिए, आर्यंस का जो रिलीजन था वो बहुदेववादी था। ठीक है, यानी एक से ज्यादा भगवानों की पूजा करते थे, जिसमें कुछ देवी और देवता दोनों शामिल थे, जो कि आपका नेचुरल फोर्सेस और एलिमेंट्स को दर्शाते थे, जिसमें से प्रमुख हैं आपके इंद्र, जो कि आपके थंडर एंड वॉर के भगवान थे। अग्नि, जो कि आपकी फायर और सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स के भगवान थे। वरुण, जो कि कॉस्मिक ऑर्डर और जस्टिस के भगवान थे, यानी ब्राह्मणी व्यवस्था और न्याय से जुड़े देवता। उषा, जो कि आपकी भोर की देवी थी, यानी सुबह की देवी। ठीक है, और ये लोग कई सारे यज्ञ भी करते थे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कई सारे सैक्रिफाइसेस ये लोग करते थे, बलिदान, होम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और जो ब्राह्मण थे वो इन सबको करवाते थे। ठीक है, ताकि जो देवी देवता है वो खुश हो जाएं और जो इस यज्ञ को करवा रहा है उसको प्रॉस्पेरिटी दें। ठीक है, और उसकी वेलबींग इंश्योर करें। यहाँ पे कई सारे इन्होंने पवित्र टेक्स्ट लिखे, जैसे ऋग्वेद हो गया, जो सबसे पुराना वैदिक टेक्स्ट है, जिसमें कई सारे मंत्र हैं, हाइम्स हैं, जो कि कई सारे भगवानों को दिए गए हैं। और इसी में हमें कई सारे ऐसे मेंशन और वर्ण मिलते हैं जो कि हमें रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस दिखाते हैं वैदिक लोगों के। वहीं पे हम बात करें वर्ण सिस्टम की, तो देखिए वैदिक एज में एक वर्ण सिस्टम भी हुआ करता था। ठीक है, यानी जो भी सोसाइटीज थी, जितने भी लोग थे, उन्होंने इसको वर्ण में बांट रखा था। ठीक है, जिसमें से आपका पहला वर्ण था ब्राह्मण्स का। तो ब्राह्मण सबसे हाईएस्ट वर्ण था, जिसमें आपके प्राइस्ट आते थे, यानी पंडित, आपके स्कॉलर्स आते थे, यानी विद्वान, और आपके शिक्षक आते थे, टीचर्स आते थे, जो कि रिलीजियस रिचुअल, सैक्रिफाइसेस और जो पवित्र नॉलेज है उसको संभाल के रखने का काम करते थे। ब्राह्मण्स के बाद आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय जो थे वो लड़ाके या वॉरियर थे, या फिर राजा महाराजा थे, रूलिंग क्लास के थे, जो कि प्रोटेक्ट करते थे, एडमिनिस्टर करते थे और गवर्नेंस को एंश्योर करते थे अपनी ट्राइब की, अपनी लोकेलिटी की। ठीक है, इनके पास ही राजनीतिक पावर रहती थी, और इनका जो मुख्य काम था वो ये था कि भारी आक्रमणों से अपनी ट्राइब को, अपनी कम्युनिटी को बचा के रखना। उसके पश्चात आते थे आपके वैश्यस। ये आपके किसान थे, ये आपके व्यापारी थे, ये आपके शिल्पीकार थे, जो कि आपका व्यापार में, खेती में और शिल्प में शामिल हुआ करते थे। इनका मेन जो फोकस था वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बहाली देना था, यानी सोसाइटी में जितना भी आर्थिक उद्देश्य था वो इनके ही कंधों पे था। शूद्र की अगर हम बात करें तो ये आपके मजदूर या फिर सेवा प्रदाता थे, जो कि आपके छोटे मोटे काम किया करते थे, ताकि जो आपकी सोसाइटी है वो फंक्शन कर सके। और इनका जो मेन काम था वो बाकी के 3 वर्णों को सर्व करना था, यानी ब्राह्मण्स को, क्षत्रियों को और वैश्य को। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अर्ली आर्यंस में जो गाय थी उनका सिग्निफिकेंट कल्चर, रिलीजियस और इकोनॉमिक और सोशल इंपॉर्टेंस था। जहां पे हम बात करें पहले रिलीजियस और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की, तो देखिए काऊ को माना जाता था कि ये वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की और फर्टिलिटी की प्रतीक है, और साथ ही साथ इनको हमने कई सारे वैदिक देवताओं के साथ भी कनेक्ट किया था, जैसे कि अदिति हो गई, जो कि सभी भगवानों की माँ है। सुरभि हो गई, जो कि आपकी देवी गाय है, जो कि कई सारी मान्यताओं को पूरा करती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जो कैटल है, जैसे कि काव हो गया, ये क्रूशियल थी इंपॉर्टेंस के लिए अर्ली आर्यंस के लिए, जैसे कि दूध की उत्पत्ति इनसे होती थी, जो इनके लिए बहुत ही मेन इनका फूड था। ठीक है, दूध से ये लोग दही जमाते थे, घी बनाते थे और कई सारे और भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये लोग मवेशियों का इस्तेमाल करते थे ड्रॉट एनिमल्स के तौर पे भी, जैसे कि खेत को जोतना हो गया या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो गया।
ठीक है। वहीं पे अगर हम सोशल स्टेटस एंड वेल्थ की बात करें, तो अगर आपके पास ज्यादा मवेशी हैं यानी गाय, तो आपके पास ज्यादा वेल्थ है और आपका सोसाइटी में जो आप कह सकते हैं कि आपका स्टेटस होगा वो भी काफी ज्यादा ऊंचा होगा। ठीक है। यानी किसी भी इंसान की अमीरी इस बात से नापी जाती थी कि उसके पास कितनी ज्यादा गाय हैं, उसके पास कितने ज्यादा मवेशी हैं। ठीक। वहीं पे हम बात करें रिचुअल्स की और सेक्रीफाइसेस की, तो जो आपके मवेशी थे उनका इस्तेमाल वैदिक रिचुअल्स में किया जाता था, जो कि भगवानों के लिए किए जाते थे। ठीक है। और जैसे कि अश्वमेध हो गया, जहां पे जो गाय थी उनको यज्ञ कराने के पश्चात एक औपचारिक उपहार या सेरेमोनियल गिफ्ट के तौर पे उस पंडित को या उस ब्राह्मण को दिया जाता था जिसने उस यज्ञ को करवाया है। ठीक है। वहीं पे हम लीगल एंड मोरल कंसिडरेशन की बात करें, तो अगर किसी ने गाय को मारा तो वो बहुत ही बड़ा जुर्म था वैदिक सोसाइटी में। ठीक है। और इसके लिए बहुत ही बड़े आप कह सकते हैं स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाते थे, कड़ी सजा दी जाती थी उस इंसान को जिसने ऐसा किया। ठीक है। गायों को बचा के रखना एक नैतिक आप कह सकते हैं कर्तव्य था, लोगों का मोरल ड्यूटी थी, और कई सारे कानून भी बनाए गए थे ताकि इस वेलफेयर को एंश्योर किया जा सके। ठीक है। लिटरली एन आस्टिक डिस्क्रिप्शन, वैदिक टेक्स्ट जैसे कि हो गए आपके ऋग्वेद, ठीक है, इसमें कई सारे मंत्र ऐसे हैं जो गायों के वर्च्यू और उनके रोल को सस्टेनिंग लाइफ में ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है। आर्टिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ काउज एंड बुल्स आपको सील्स में और पोट्री में भी देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो कि इंडिकेट करता है उनकी इंपॉर्टेंस को जब आपका वैदिक एज शुरू भी नहीं हुआ था। यानी हड़प्पन लोग जो थे वो भी गाय को काफी ज्यादा मानते थे। अब हम बात करें अगर वेदों की, तो पवित्र टेक्स्ट हैं, ठीक है, हिंदुज्म के, और इनको माना जाता है कि देवीय इनका ओरिजिन है। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें सबसे पहले वेद की, तो वो है ऋग्वेद संहिता, सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट है। कई सारे सुक्ताज हैं, हाइम्स हैं, जो कि कई सारे देवी देवताओं के लिए करे गए हैं। इसमें हमें टोटल 10 बुक मिलती हैं जिसको हम मंडल्स कहते हैं, और हर एक बुक को सुक्ताज में डिवाइड किया गया है और मंत्रास में डिवाइड किया गया है। ठीक है। जो हाइम्स हैं वो मेनली डिवोशनल हैं, यानी भगवान को समर्पित किए गए हैं। ठीक है। और कौन कौन से भगवान हैं इसमें, जैसे कि इंद्र हैं, अग्नि है, वरुण है और सोम है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी ब्रह्मांड संबंधी लाइक कॉस्मोलॉजिकल और दार्शनिक थीम्स यानी कि फिलोसफिकल थीम्स भी इसमें कवर की गई हैं। ठीक है। ऋग्वेद के बाद जो अदर टेक्स्ट हैं, जो बाकी के टेक्स्ट हैं ऋग्वेद में, वो हैं ब्राह्मणास क्या थे आपके, ये रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट हैं जो कि बताते हैं मतलब और परफॉर्मेंस कैसे करनी है किसी भी रिचुअल की, जो कि संहितास में मेंशन। फिर आते हैं आपके अरियंतक्स, ये वो टेक्स्ट हैं जो कि एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं उन रिचुअल से जो कि जंगल में या फिर वाइल्डरनेस में किए जाते थे। उपनिषद, ये वो दार्शनिक या फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं जिनका इस्तेमाल नेचर की रियलिटी को समझने में, खुद को समझने में, या फिर इस संसार के सच को समझने में किया जाता था, और ये भी आपके वेदास के एंड से अटैच थे। यानी वेद पढ़ने के बाद जो आप दूसरी चीज पढ़ेंगे अंत में, वो आपकी यही होती थी। वहीं हम बात करें पहले मंडल की, तो नंबर ऑफ हाइम्स कितने हैं इसमें, 191 है। डेटीज एंड थीम्स क्या है, इसमें कई सारे हाइम्स हैं जो कि डेडिकेटेड हैं कई सारे भगवान को, जैसे अग्नि को, इंद्र को, वरुण को, विष्णु को। ठीक है। और इसके सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो ये सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये सबसे पुराने हाइम्स को रखता है जो कि ऋग्वेद में इस्तेमाल किए गए थे, और ये हाइम्स दर्शाते हैं कि जो शुरुआती वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी और जो कॉस्मोलॉजी थी वो कैसे थी। ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी मंडल 2। मंडल 2 में 43 हाइम्स है। ठीक है। जो कि इंद्र, अग्नि, वरुण और अश्विन जैसे भगवान को, जो कि हैं आपके गॉड ऑफ मेडिसिन, उनको डेडिकेटेड है। ठीक है। ये भी हमें फिलोसफिकल हाइम्स के बारे में बताते हैं जो कि कंटेम्पलेट करते हैं किससे, नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, यानी कि वास्तविकता और अस्तित्व की प्राकृतिक पे किसी को अगर चिंतित करना है या समझना है तो वो उसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है। ये हमें अर्ली वैदिक रिचुअल्स और थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है। वहीं तीसरा मंडल 62 हाइम्स है, जो कि अग्नि, इंद्र, वरुण और विष्णु को समर्पित है। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये हाइम्स एम्फेसाइज करते हैं कि क्यों हमें यज्ञ करना चाहिए और इस यज्ञ में ब्राह्मण की क्या भूमिका होती है उस यज्ञ को करवाते समय। ठीक है। ये हमें सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में बताता है अर्ली वैदिक सोसाइटी के। फिर आता है सातवां मंडल 104 हाइम्स है, जो कि आपके अग्नि, इंद्र, वरुण और बाकी भगवान को समर्पित है। जो हाइम्स हैं वो आपकी फिलोसफिकल इंक्वायरीज से जुड़े हुए हैं कि क्या नेचर है एग्जिस्टेंट का या फिर अस्तित्व का, और क्या है ब्रह्मांड का असली मतलब। ठीक है। ये हमें अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है कि कैसे रिलीजियस और फिलोसफिकल चीजें जो थी वो ऋग्वेद की बाकी की किताबों में आई, यानी लेटर बुक्स में वो कैसे डेवलप्ड हुई, ये समझने में हमारी मदद करता है। वहीं हम बात करते हैं मंडल 8 की। 103 हाइम्स है, ठीक है, जो आपके कई सारे गॉड्स में समर्पित हैं, जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है। और इसके जो हाइम्स है उनका फीचर क्या है कि ये कॉस्मिक ऑर्डर यानी रीत, जिसे हम कहते हैं ना कि रीतो रिवाज है, ठीक है, उसके बारे में बताता है और उन मौलिक सिद्धांतों के बारे में या मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है जो कि इस यूनिवर्स को चलाते हैं या गवर्न करते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं वैदिक रिचुअल्स के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में और एथिकल टीचिंग्स के बारे में। 9वें मंडल की अगर हम बात करें 114 हाइम्स है, जो अग्नि, इंद्र, सोम और विष्णु को समर्पित हैं। ठीक है। ये हमें नेचुरल वर्ल्ड, मानव अस्तित्व तथा भगवान और आप कह सकते हैं कि मनुष्य के बीच में क्या संबंध है उन्हें समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। ये मंडल कंट्रीब्यूट करता है स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल डायमेंशंस को, जो कि वैदिक एज के दौरान बने थे या फिर आप कह सकते हैं इवॉल्व हुए थे। फिर आता है हमारा 10वां मंडल, सबसे बड़ा है 191 हाइम्स है, जो कि अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम और बाकी भगवान को समर्पित है। ठीक है। और ये आपका फिलोसफिकल हाइम है जिसे हम पुरुषुक्ता कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कई सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि भ्रम कैसे पैदा होता है, कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड के बारे में, नैतिक शिक्षा मॉरल टीचिंग्स के बारे में। ठीक है। और इसको हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कंसीडर करते हैं इसके कंटेंट के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि ये हमें कॉम्प्रहेंसिव व्यू देता है वैदिक रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड सोशल थॉट का। ठीक है। अब हम बात करें अगर संवेद की, तो संवेद जो है वो मेलोडियस चीजों के बारे में या फिर भजनों के बारे में हमें वर्णन प्रोवाइड करता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है। जो कि हमने ऋग्वेद के हाइम से ही यहां पे ली थी। म्यूजिकल फॉर्म फॉर चैंटिंग ड्यूरिंग रिचुअल्स, यानी जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं या मंत्रों को पढ़ते हैं तो आप किस तरीके से उन्हें म्यूजिकल फॉर्म में पढ़ सकते हैं, ये हमें संवेद सिखाता है। इसमें जो वर्सेस हैं वो ज्यादातर हमने ऋग्वेद से लिए हैं, जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए हैं, लेकिन उन्हें हमने चैंटिंग के लिए या उच्चारण के लिए अलग तरीके से समर्पित किया है। ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि जो आपके उद्गातिर्स थे, जो आपके वो पंडित थे जो कि सैक्रिफाइसेस को करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप कह सकते हैं ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हैं इन मंत्रों के उच्चारण से, वो यहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। समवेद के साथ जो बाकी टेक्स्ट हैं आपके वो हैं ब्राह्मणास, अर्यंकास और उपनिषद, ठीक वैसे ही जैसे ये ऋग्वेद के साथ थे, रिचुअल्स को समझाने में और फिलोसफिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करने में। फिर आता है हमारा यजुर्वेद संहिता। ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। ठीक है। वो मंत्र या फिर वो तरीके जिसका इस्तेमाल प्राइस्ट या फिर पंडित करते हैं किसी भी यज्ञ को करवाने में। ठीक है। इसे हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। पहली ब्रांच है कृष्ण यजुर्वेदा और दूसरी है शुक्ल यजुर्वेदा। ठीक है। और ये हमें वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है
और वो प्रार्थनाएं प्रोवाइड करता है जो हमें करनी है कब, जब हम कोई भी यज्ञ कर रहे हो, कोई भी पंडित को यज्ञ करवा रहा हो तो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर बाकी टेक्स्ट की जो हमने यजुर्वेद में इस्तेमाल किए। ठीक है, तो ब्राह्मण्स हमें देखने को मिलते हैं, अर्यंकास देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि हमें फिलोसफिकल और मेटाफिजिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे आखिरी है हमारा अथर्व संहिता। यहां पे जो हाइम्स हैं और जो मंत्र का इस्तेमाल हमने किया है वो हमारे आम दिन के जीवन में या एवरीडे कंसर्न्स में मिलता है, हीलिंग के लिए, जादू टोना के लिए, या फिर कई और तरह की रिचुअल्स फॉलो करने के। ठीक है, यहाँ पे जो मंत्र हैं वो हम हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर बुरी बलाओं से या बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जो मंत्र हैं वो यहाँ पे मेंशन है, या किन मंत्रों के उच्चारण से हमें प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसका जो पर्पस था वो इसलिए था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हैं लाइफ के या रिचुअल्स के, उन्हें एक्सटेंसिवली वेदा में कवर नहीं किया जा सका, क्योंकि वेदास में कई सारी चीजें जो थी वो देवताओं को समर्पित थी। तो जो चीजें वेदास में कवर नहीं की गई वो यहाँ पे अथर्ववेद में कवर कर ली गई। ठीक है, तो हमने वैदिक एज का जो लेक्चर था वो यहाँ पे समाप्त कर लिया है, फिनिश कर लिया है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कृपया करके चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट को रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसी नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।